हमारे पिछला वीडियो सांख्यिकी से रिलेटेड चल रहा था। सांख्यिकी का हमने अर्थ और विशेषताएं पढ़ ली थी बच्चों। सांख्यिकी का अर्थ हमने दो अर्थों में पढ़ा था, एक तो बहुवचन के रूप में और एक एकवचन के रूप में। जहां तक है आपको सांख्यिकी का मीनिंग समझ में आ गया होगा बच्चों। परिभाषाओं और अर्थ के माध्यम से, विशेषता के माध्यम से हमने सांख्यिकी का अध्ययन किया। आज हमारा टॉपिक है सांख्यिकी का क्षेत्र, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्कोप क्षेत्र यानी एरिया। सांख्यिकी का जो एरिया है वो कहाँ तक फैला हुआ है, या उसकी रेंज जो है वो कौन कौन से क्षेत्रों में है, या जिनका हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी का उपयोग कौन से क्षेत्रों में ज्यादा होता है और कौन से क्षेत्रों में कम है। तो आज का हम टॉपिक जो लेकर आए हैं बच्चों, वो लेकर आए हैं सांख्यिकी का क्षेत्र। तो सांख्यिकी क्षेत्र को हमने 3 भागों में विभक्त किया है। लिखेंगे हम सांख्यिकी के क्षेत्र को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है इसको सांख्यिकी। सबसे पहला 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला, सांख्यिकी की प्रकृति। दूसरा, सांख्यिकी की विषय सामग्री। इसी तरह से तीसरा, सांख्यिकी की सीमाएं। सांख्यिकी की सीमा। तो बच्चों, सांख्यिकी का जो क्षेत्र है उसको 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। सांख्यिकी की प्रकृति, सांख्यिकी की विषय सामग्री और सांख्यिकी की सीमाएं। इसीलिए हमने सांख्यिकी की जो क्षेत्र है हमारे वीडियोस को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो सकता है, 3 में भी कम हो जाइए। तो लेकिन आज हम पार्ट 1 में आपको करवाएंगे सबसे पहला टॉपिक सांख्यिकी की प्रकृति। प्रकृति, स्वभाव, जिसको बोलते हैं नेचर। सांख्यिकी का प्रकृति है वो किस पर निर्भर करती है, सांख्यिकी का जो नेचर है वो कैसा है, इस बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो आप कॉपी में नोट डाउन करें बच्चों। पहले तो 3 भागों में विभक्त कीजिए, फिर हम इसको एक एक को डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले सांख्यिकी क्षेत्र को सबसे पहला हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। सांख्यिकी की प्रकृति। देखिए, जिस तरीके से हमने अर्थशास्त्र की प्रकृति पढ़ी थी बच्चों, आपको ध्यान होगा कि हमने अर्थशास्त्र को क्या माना था कि अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला। इसी तरह से अर्थशास्त्र में जब हम सांख्यिकी को पढ़ रहे हैं तो हम सांख्यिकी की प्रकृति को भी यही मानेंगे कि सांख्यिकी विज्ञान है या कला। अब दोनों से मिलकर के एक प्रश्न उठता है कि ये प्रश्न है कि सांख्यिकी विज्ञान है या कला। इस संदर्भ में कुछ अर्थशास्त्रियों ने कुछ विचार प्रस्तुत किए हैं जो हम अभी लिखेंगे और समझाएंगे आपको। तो लिखे इसके अंदर सांख्यिकी की प्रकृति में लिखे कि यह मूल प्रश्न यहाँ मूल प्रश्न यह है कि
सांख्यिकी सांख्यिकी विज्ञान है। वही चीज आ रहा है कि अर्थशास्त्र को जिस तरीके से हमने बोला कि अर्थशास्त्र विज्ञान है, यानी अर्थशास्त्र में जब सांख्यिकी का अध्ययन कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर भी ये प्रश्न आता है कि सांख्यिकी विज्ञान है अथवा कला। सांख्यिकी विज्ञान है अथवा कला। इस संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक, कुछ अर्थशास्त्रियों ने अपने विचार प्रकट किए बच्चों। प्रोफेसर टिम्पेट के अनुसार टिप्पेट के अनुसार क्या बताया गया है कि सांख्यिकी विज्ञान अथवा कला दोनों ही है। सांख्यिकी विज्ञान तथा कला दोनों। अभी तक यही बोल रहे थे कि सांख्यिकी विज्ञान है या कला, लेकिन प्रोफेसर टिप्पेट के अनुसार सांख्यिकी विज्ञान तथा कला दोनों ही है। दोनों ही है, ये इनके अनुसार इन्होंने कथन करे हैं। तो दोनों चीज है। जिस तरीके से अर्थशास्त्र दोनों था, उसी तरीके से सांख्यिकी भी कला और विज्ञान दोनों हो। इसके अंतर्गत बच्चों हम लिख सकते हैं कि विज्ञान के रूप में सांख्यिकी विज्ञान के रूप में सांख्यिकी किससे है? संख्यात्मक आंकड़ों से। विज्ञान के रूप में सांख्यिकी संख्यात्मक आंकड़ों का वैज्ञानिक देखिए क्या लिखा है प्रोफेसर टिप्पेट के अनुसार कि सांख्यिकी विज्ञान तथा कला दोनों ही है। विज्ञान के रूप में सांख्यिकी संख्यात्मक आंकड़ों का वैज्ञानिक या व्यवस्थित ढंग से वैज्ञानिक या व्यवस्थित ढंग से क्या करती है? अध्ययन करती है। संख्याओं का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करती है। अध्ययन करती है। तो बच्चों कहने का मतलब सांख्यिकी क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो उसकी प्रकृति, दूसरी विषय सामग्री और तीसरी उसके सांख्यिकी जो है विषय सामग्री, प्रकृति और सीमाएं। 3 भागों में सांख्यिकी को बांटा है। तो हमने पहला क्षेत्र जो पढ़ा है इसका सांख्यिकी का प्रकृति, यहाँ पर मेन बात क्या आ जाती है, मुख्य बात क्या आती है कि सांख्यिकी विज्ञान है या कला। पहले हम इसको समझेंगे। लेकिन प्रोफेसर टिप्पेट के अनुसार सांख्यिकी विज्ञान तथा कला दोनों ही है। विज्ञान के रूप में हम क्या करते हैं? सांख्यिकी संख्यात्मक आंकड़ों का, लिखा है विज्ञान के रूप में सांख्यिकी संख्यात्मक आंकड़ों का वैज्ञानिक या व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करती है। तो ये दोनों चीजें बताती है कि सांख्यिकी विज्ञान है। अब हम दूसरा इसका लेंगे कि अभी तक हमने विज्ञान के रूप में सांख्यिकी को समझा कि सांख्यिकी के अंदर क्या हो, संख्यात्मक आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है वैज्ञानिक ढंग से। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कला के रूप में। नोट डाउन करेंगे हम उसको ही कंटिन्यू करेंगे।
कला के रूप में यहाँ पे कला को लिया है हमने, नीचे क्या दिया था, विज्ञान के रूप में। सांख्यिकी के जो संख्यात्मक आंकड़े थे वो वैज्ञानिक दृष्टि से या वैज्ञानिक तरीके से हम पढ़ते थे, लेकिन कला के रूप में सांख्यिकी वास्तविक जीवन की वास्तविक जीवन की समस्याओं को कला के रूप में सांख्यिकी वास्तविक जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए मात्रात्मक जिसकी क्वांटिटी होती है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, सुझाने के लिए मात्रात्मक आंकड़ों से संबंधित है। कहने का मतलब कि कला के रूप में सांख्यिकी जो है वास्तविक जीवन की, यानी कि हम व्यवहारिक तौर पे देखें तो समस्याओं को सुलझाने के लिए मात्रात्मक आंकड़ों से क्या करती है, संबंधित है। आंकड़ों को से ही रिलेशन है इसका, कि जो व्यवहारिक जीवन में हम इसको अपनाते हैं आंकड़ों को, वहीं पर इसको दिखाते हैं। तो ये सांख्यिकी की प्रकृति हुई, सांख्यिकी कला के रूप में और विज्ञान के रूप में। इसके साथ ही बच्चों लिखेंगे सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग करके आंकड़ों का प्रयोग करके देखिए विज्ञान के रूप में और कला के रूप में दोनों को समझाया गया है कि सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग करके हम वास्तविक जीवन की समस्याओं को आंकड़ों का प्रयोग करके हम वास्तविक जीवन की समस्याओं को बेहतर रूप से समझ सकते हैं। बेहतर रूप से समझ सकते हैं। बेहतर रूप से समझ सकते हैं एवं उनका विश्लेषण भी कर सकते हैं। एवं उनका विश्लेषण भी कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य बच्चों, कला के रूप में सांख्यिकी वास्तविक जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए मात्रात्मक आंकड़ों से संबंधित है। सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग करके हम वास्तविक जीवन की समस्याओं को बेहतर रूप से सुलझ सकते, जीवन की समस्याओं को बेहतर रूप से समझ सकते हैं। सुलझाने का मतलब समझ सकते हैं एवं उनका विश्लेषण भी कर सकते हैं। जब हम कला के रूप में सांख्यिकी को लेते हैं तो हमें और भी अच्छी तरह सांख्यिकी की प्रकृति को समझने में आसानी होती है। बच्चों लिखेंगे के साथ ही लिखें, इसलिए भारत में बेरोजगारी की समस्या का
में बेरोजगारी की समस्या का अधिक अर्थपूर्ण रूप से विश्लेषण, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या जो है वो संख्यात्मक आंकड़ों पर निर्भर करती है, इसीलिए इसको कहा है, उदाहरण के तौर पर देखा है कि इसलिए भारत में बेरोजगारी की समस्या का अधिक अर्थपूर्ण रूप से विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण किया जाता है। साथ ही में लिखेंगे इसमें, जब बेरोजगारी के आकार से संबंधित बेरोजगारी से संबंधित आकार को बेरोजगारी संबंधित आकार के मात्रात्मक आंकड़े पाए जाते हैं। तो बच्चों यही सांख्यिकी की जो प्रकृति है वो यही बता रही है कि कला के रूप में सांख्यिकी वास्तविक जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए मात्रात्मक आंकड़ों से संबंधित है। सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग करके हम वास्तविक जीवन की समस्याओं को बेहतर रूप से समझ सकते हैं एवं उनका विश्लेषण भी कर सकते हैं। बेरोजगारी की, जैसे यहाँ पे बता रखा है कि उनका विश्लेषण भी कर सकते हैं, इसलिए भारत में बेरोजगारी की समस्या का अधिक अर्थपूर्ण रूप से विश्लेषण किया जाता है जब बेरोजगारी के जो संख्यात्मक संबंधित आकार जो है, जब बेरोजगारी से संबंधित आकार मात्रा किस रूप में होंगे, मात्रात्मक आंकड़ों के रूप में पाए जाएंगे, तो यह हम कह लेंगे सांख्यिकी की प्रकृति। यानी कि हमने यहाँ पर सांख्यिकी की प्रकृति को दो चीजों में बांट दिया, विज्ञान और कला। दोनों को ही बताया कि दोनों का ही सांख्यिकी की प्रकृति जो है वो दोनों से होती है, कला एवं विज्ञान दोनों ही है। विज्ञान का मतलब है कि सांख्यिकी के आंकड़ों का हम अध्ययन करते हैं संख्याओं के तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से, तो वहाँ विज्ञान का हमारा है। और व्यवहारिक जीवन में सांख्यिकी को उतार रहे हैं, समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, हमारे सामने निष्कर्ष निकल करके आ रहे हैं, तो ये कला है। तो सांख्यिकी की प्रकृति बच्चों दो रूप में है, दोनों को हमने लिखवा दी है, आपको नोट डाउन करें और याद भी करें। दूसरा पॉइंट, सांख्यिकी की विषय सामग्री। बहुत इंपॉर्टेंट, सांख्यिकी की विषय सामग्री। प्रकृति के बाद जब हमने सांख्यिकी की प्रकृति पढ़ ली बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सांख्यिकी की विषय सामग्री क्या है, कि सांख्यिकी किस सब्जेक्ट पर आधारित है।
या सांख्यिकी को के जो आंकड़े हैं हम किस तरीके से अध्ययन करते हैं, इसमें कौन से ऐसे सब्जेक्टों को या सब्जेक्ट्स को लिया जाता है, तो कौन सा स्टडी मटेरियल इसमें काम आता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि सांख्यिकी की विषय सामग्री को दो भागों में बांटा गया है। इसकी विषय सामग्री को दो भागों में बांटा है। पहली विवरणात्मक सांख्यिकी, और दूसरी निष्कर्षात्मक सांख्यिकी। निष्कर्षात्मक सांख्यिकी किस तरीके से सांख्यिकी की प्रकृति दो भागों में थी कि कला है या विज्ञान, उसी तरीके से यानी कि ये दोनों है, इसी तरीके से इसको दो भागों में बांटा गया है सांख्यिकी की विषय सामग्री को, विवरणात्मक सांख्यिकी और निष्कर्षात्मक। तो हम सबसे पहले बच्चों विवरणात्मक सांख्यिकी को पढ़ेंगे। विवरणात्मक सांख्यिकी सबसे पहले पढ़ेंगे हम पहला पॉइंट इसका विवरण सांख्यिकी। देखिए इससे हम लिखेंगे कि इससे अभिप्राय या विवरणात्मक सांख्यिकी से अभिप्राय सांख्यिकी से अभिप्राय उन विधियों से है, उन विधियों से है। देखिए साफ पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है, स्टेटमेंट विवरण उन विधियों से है जिनका प्रयोग सांख्यिकी के संकलन, प्रस्तुतिकरण के संकलन, प्रस्तुतिकरण। देखिए इनका हमने विस्तार पूर्वक पिछले वीडियो में अध्ययन करा चुके हैं। संकलन इसमें कौन से उपकरण को साथ में लेते हैं संकलन करने के लिए, प्रस्तुतिकरण करने के लिए हमने कौन से उपकरण साथ लिए थे, इसी तरह से तथा विश्लेषण के लिए किया जाता है, तथा विश्लेषण के लिए किया जाता है। देखिए विवरणात्मक सांख्यिकी से अभिप्राय उन विधियों से है जिनका प्रयोग सांख्यिकी के संकलन, प्रस्तुतिकरण तथा विश्लेषण के लिए किया जाता है। साथ ही में लिखेंगे बच्चों इसमें यह विधियां केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, आगे बहुत बड़ा चैप्टर है इसका बच्चों, केंद्रीय प्रवृत्तियों के मापों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों कौन से माप होंगे बताएंगे आपको, अभी शॉर्ट में नाम दे रहे हैं।
ब्रैकेट में लिख सकते हैं औसत माध्यिका व बहुलक। याद आ रहा होगा आपको, जब आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, छोटे ग्रुप में पढ़ा है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा यहाँ पर वो है। तो यह विधियां केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों, औसत, माध्यिका, बहुलक और अपकिरण के मापों, एक तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, दूसरा अपकिरण के मापों, ये सब चैप्टर्स है बच्चों। अलग अलग माप से आपके कौन कौन से माप होंगे अपकिरण के मापों में, ये बताया जा रहा है कि माध्य विचलन, मानक विचलन आदि। इसमें हम ऊपर लेंगे अपकिरण के मापों को ऊपर समझा रहे बच्चों। अपकिरण के जो माप है वो कौन कौन से हैं? माध्य विचलन ब्रैकेट में लिखेंगे, कोमा लगा के, मानक विचलन आदि ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये अपकरण के माप थे, वो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप थे। सहसंबंध के मापों, सह संबंध के मापों आदि कौन कौन से माप देखे? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, अपकिरण के माप, सहसंबंध के माप, इन सब चीजों का क्या किया जाता है? आदि की गणनाओं से संबंधित है। आदि की गणनाओं से संबंधित है। बच्चों नोट डाउन करें, हमने आपको सांख्यिकी की विषय सामग्री को समझाया, उसको नोट डाउन करें। देखिए इसका जो उदाहरण है, एक तरीके से ले सकते हैं स्कूल के कुछ विद्यार्थियों का, कि अगर स्कूल के कुछ विद्यार्थियों की लंबाई को हमें ज्ञात करना है तो वहां पर हम कौन से आंकड़े का, कौन से माप लेंगे? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप लेंगे, जहां पर हम औसत की गणना करते हैं। कब कब औसत की गणना करके फिर विश्लेषण किया जाता है। और दूसरी चीज है कि अगर किसी दोनों विद्यार्थियों के कोई मार्क्स के ऊपर हमें कुछ चर्चा करनी है, जैसे मान लीजिए विज्ञान के अंक और गणित के अंकों से अगर हमें तुलना करनी है, तो वहां पर हमारे कौन से माप होंगे? सहसंबंधों के मापों को हम गणना करेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग मापों की गणना अलग अलग तरीके से की गई है। कौन से? सांख्यिकी की विषय सामग्री में, विवरणात्मक सांख्यिकी में, कि किस किस के लिए कौन कौन सा विवरण दिया गया है, कि किसकी गणना के लिए हमें क्या माप लेंगे। अपकिरण के माप किसके लिए यूज किए जाते हैं, सहसंबंध के माप किस लिए यूज किए जाते हैं, और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप किसके लिए यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं बच्चों। तो इनका जब हम अध्ययन करेंगे, हमारे आगे जो चैप्टर है इनसे संबंधित ही चैप्टर। कहने का मतलब है कि सांख्यिकी का क्षेत्र में जो हमने विषय सामग्री है, सांख्यिकी की विषय सामग्री क्या है, दो भागों में बांटी गई है। एक तो क्या है कि विवरणात्मक और एक निष्कर्षात्मक। तो निष्कर्षात्मक में हम दूसरी जो पढ़ेंगे, निष्कर्षात्मक पढ़ेंगे, उसको हम अपने अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, और साथ में ही सांख्यिकी की सीमाओं को साथ में लेकर के बच्चों आएंगे। तो सांख्यिकी की हमने आज प्रकृति पढ़ी, साथ ही में हमने उसकी विषय सामग्री का एक पार्ट पढ़ा, दूसरा पार्ट अभी बाकी है, इसका दूसरा बिंदु हमारा बाकी है। पहले बिंदु में हमने विवरणात्मक पढ़ा, तो विवरणात्मक में हमने कई मापों को समझा, लेकिन इसका अध्ययन बड़े स्तर पर आपके अलग अलग चैप्टर्स वाइज दे रखा है, तो इनका अध्ययन हम आगे करेंगे। लेकिन शॉर्ट में हमने आपको ब्रैकेट में समझा दिया कि अपकिरण के माप कौन से होते हैं,
केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन से होती है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप माध्य, माध्यिका और बहुलक। आपको ध्यान हो, छोटी क्लास में आप पढ़ते आ रहे हैं, वहां पर आपने एक छोटा सा सब्जेक्ट से, छोटे से टॉपिक वाइज इसको पढ़ा होगा, एक एक उदाहरण से समझा था, लेकिन 11th क्लास के अंतर्गत आपके यहाँ पर बड़े चैप्टर्स हैं, बड़े अभ्यास के प्रश्न दे रखे हैं, उनसे आप बहुत ही अच्छा समझ पाएंगे बच्चों। तो आपने केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों को तो समझा था छोटी क्लास में, लेकिन अपकिरण के माप क्या होते हैं ये आपको आगे चैप्टर में समझाएंगे। अपकिरण के माप को भी हमें बता रखे हैं, माध्य विचलन, मानक विचलन आदि, यानी और भी विचलन है, और सह संबंध के मापों को भी यहाँ पर गणना करके, यानी कि ये विषय सामग्री के अंतर्गत आते हैं। विवरणात्मक जो सांख्यिकी है वो अपने सब्जेक्ट्स को बता रही है कि कौन कौन से विवरण स्टेट वाइज स्टेटमेंट जो होते हैं उनका अध्ययन हम करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने प्रकृति को समझा, सांख्यिकी की प्रकृति क्या है, यानी कि सांख्यिकी कला है या विज्ञान। हमने निष्कर्ष तौर पर निकाल दिया सांख्यिकी दोनों है, जिस तरीके से अर्थशास्त्र दोनों थी कि अर्थशास्त्र कला भी है विज्ञान भी है, उसी तरह से सांख्यिकी का जो प्रकृति है वो भी कला एवं विज्ञान दोनों ही है। अब दूसरा पॉइंट जो हमने पढ़ा, सांख्यिकी की विषय सामग्री। सांख्यिकी की विषय सामग्री यानी कि जिस तरह से अर्थशास्त्र में हमने सब्जेक्ट देखे थे कि अर्थशास्त्र में माइक्रो मैक्रो के क्या सब्जेक्ट है या हम जिनका अध्ययन करते हैं, इसी तरह से सांख्यिकी के विषय सामग्री में हमने एक पॉइंट विवरणात्मक सांख्यिकी के तौर पे आपको समझाया, इसका अध्ययन भी करवाया और नोट डाउन भी आपने कर लिया होगा बच्चों। तो आशा है कि आपको ये एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो का अगला पार्ट हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे, पार्ट 2 के नाम से। तो आप जब तक के लिए इसको अच्छे से समझें और याद भी करें। तब तक के लिए ओके बच्चों।